स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, जो कि अब तक हमने जो भी किया है आपका थ्योरेटिकल पार्ट उससे रिलेटेड था और पिछले कई सालों में यही क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हुए थे। तो 20 क्वेश्चन हमने किए थे, 20 क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चन आज हम करेंगे। लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास होगा। तो 20 20 20 करके हम करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे साथियों, ठीक है ना। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना वही वर्ड दोहराना चाहूँगा। जो भी बच्चे नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, ठीक है ना, और एमए पोल साइंस, एमए और बीए पोल साइंस, ठीक है ना, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, है ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप चले जाइए, ठीक है ना। मेरी आदत उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो अपना पूरा वीडियो दिखाने के बाद कहते हैं कि ये इनके लिए था। नहीं, मैं शुरू में बता रहा हूँ ये सिर्फ इन लोगों के लिए है। ये वीडियो सिर्फ इन लोगों के लिए है, इन लोगों की पूरी हेल्प करेगा। इससे बाहर अगर कोई है तो 0% हेल्प मिलेगी उसे। तो अपना टाइम बेकार ना करें आप, ठीक है, आप क्विट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है 500 प्लस का सब्सक्राइबर का। आप लोगों को ऐसा लग रहा कि सर शायद ऐड वगैरह की लालच करें। नहीं दोस्तों, ऐड तो बहुत जब आप 4,000 आवर्स करते हो ना, घंटे, जब आपके व्यू आते हैं ना तब होता है। तो वो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ पोल साइंस पढ़ाता हूँ। तो इसमें और मुश्किल है, इसमें हो ही नहीं सकता ये, ठीक है ना। लेकिन जो जो नेट पेपर 1 करवाते हैं ना, पेपर 1 उनका हो जाता है, ठीक है ना, उनका हो जाता है। क्यों? 89 या 90 के आसपास सब्जेक्ट है और इसमें पेपर वन होता है, कंपलसरी होता है और सबके लिए एक होता है, ठीक है ना। सबके लिए क्या होता है? एक ही होता है, एक होता है, ठीक है। तो अब 89 सब्जेक्ट को के सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 की तैयारी करेंगे तो पॉसिबल है भी, ठीक है ना। तो पॉसिबल भी है 4000 आवर्स। लेकिन एक पोल साइंस की जो तैयारी करवा रहा है, ठीक है ना, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 89 सब्जेक्ट की जब तैयारी करेंगे तो वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे फिर हो जाएगा, वहाँ पे 4000 जो ये है टाइम है, ये हो जाएगा, 4000 आवर्स हो जाएंगे। लेकिन पोल साइंसेस में नहीं है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव लाइव का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लास ले सकता हूँ, मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ, ठीक है ना। फिर क्या होगा कि इस तरह के मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो उसको आप तुरंत हाथ के हाथ क्लियर कर लेंगे, मुझसे समझ लेंगे, ठीक है। या मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे टोक सकते हैं कि सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं करवाया, ये टॉपिक नहीं करवाया, या ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो ये मुझे इसका लालच है, ठीक है ना, मुझे इसका लालच है, मुझे इसका लालच नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। क्या क्या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अभी इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया है। इसके बाद में इंस्टीट्यूशन से वो करवाऊँगा, जिसमें आसियान हो गया, आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, महासभा हो गई, आपका सुरक्षा परिषद, ये सारी चीज़ें एक एक करके सब आपको करवाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों चालू करते हैं। कल हमने जो 20 क्वेश्चन किए थे, तो हम 21 पे जाएंगे अब सीधे फटाफट। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है 21। बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है। तो यथार्थवादियों का मानना है कि भाई, ज्यादातर यथार्थवादियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार क्या बोलते हैं, शांति, सर्वोत्तम शांति प्राप्त की जा सकती है।
तो शांति प्रिय राज्यों द्वारा शक्तिशाली राज्यों को छूट, मतलब जो राज्य शांति प्रिय हैं, जो युद्ध नहीं करना चाहते, शक्तिशाली राष्ट्र क्या करते हैं, उनको छूट दे दे। नहीं, ऐसी बात यथार्थवादी तो नहीं करते। राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, हाँ, ये मार्गेंथाउ बोलता है। पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करके, नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की भी बात नहीं करता है। राज्यों में विश्वव्यापी संघ बनाकर, नहीं, ये तो कौन करते हैं, ये आदर्शवादी करते हैं। आदर्शवादी विचारक क्या करते हैं, विश्व संघ की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है, शांति प्रिय राज्य द्वारा शक्तिशाली को छूट देकर, ये बात नहीं करते वो। राज्यों के बीच शक्ति संतुलन, हाँ, ये बात जरूर करते हैं। तो आपका सही आंसर इसका होगा बी। ठीक है दोस्तों, शक्ति संतुलन को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, इतना बढ़िया पढ़ाया मैंने कि मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई पढ़ा सकता है, आपको समझा सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप एक बार वहाँ पे देख लेंगे ना शक्ति संतुलन का लेक्चर, तो आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन या समझाने की जरूरत ही नहीं है। समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है? क्या समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध, यह किसका कथन है कि समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंध में, ठीक है, में यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होती है? ठीक है ना, क्या होती है, विदेश नीति, विदेशी नीति। अच्छा ठीक है। कार्ल वान क्लोजविट्स, नेपोलियन बोनापार्ट, ह्यूगो क्लोजेविट्स और क्विंसी राइट। तो इसका सही उत्तर होगा ये कार्ल वान क्लोजेविट्स। ठीक है ना, तो दोस्तों ये है आपका ए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। तो व्याख्या युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है, यह कथन कार्ल वान क्लोजेविट्स का है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, युद्ध भी एक प्रकार की विदेश नीति होती है। नव यथार्थवाद क्या है? अब नव यथार्थवाद का सबसे प्रतिपादक कौन है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा समर्थन लोकप्रिय किसने किया? तो ये है केनेथ वॉल्टज। ठीक है, विश्व की अप्रिय वास्तविकताओं की उपेक्षा करना, तो ये तो नहीं कहता। ये यथार्थवाद की मूल विचारा का अधिक वैज्ञानिक रूप से पुनर्कथन करने का प्रयास, मतलब इसने और ज्यादा वैज्ञानिक रूप से यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसको परिभाषित करने का, समझाने का, व्याख्या करने का कार्य किया है। तो ये कुछ मैच होता है, लेकिन हम ऑप्शन सी और डी भी देखेंगे। ठीक है ना, कभी भी आगे वाला लगे और इसको सोच के मत करना, पूरे के पूरे सारे ए बी सी डी आपको चारों पढ़ना है, फिर उसके बाद उत्तर देना है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई नव यथार्थवाद का कारण क्या, अच्छा ये, हाँ, यही कहा था इसने, इस पे कर दिया। लेकिन जब नव यथार्थवाद से संबंधित 2-3 वाक्य हो, तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो ना, उस पर टिक लगाना। ठीक है ना, कई बार होता है कि यथार्थवाद 3 बातें कहता है और तीनों इसके अंदर मेंशन है, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना, राष्ट्रीय हित, उस पे लगा देना। ठीक है ना, क्या कर देना, उस पे लगा देना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आए तो आपको क्या करना है, जो सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस ऑप्शन की तरफ जाना है। तो क्या है, हम सी को देखते हैं। यह दावा कि अंतरराष्ट्रीय समाज मूलतः सुव्यवस्थित और शांति प्रिय है। नहीं दोस्तों, ये तो ये कहता ही नहीं। नव यथार्थवाद क्या कहता है, नव यथार्थवाद कहता है कि क्या बोलते हैं, संघर्ष भी पाया जाता है और सहयोग भी पाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किसी एक ऐसी संरचना का अभाव होता है, इससे अराजकता की स्थिति होती है। ठीक है ना, कोई ऐसी संरचना नहीं है कि जो क्या कर सके, इनको काबू कर सके, इन पे कंट्रोल कर सके। तो इस वजह से क्या है, अराजकता की स्थिति रहती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये संरचनावादी या नव यथार्थवादी विचारक हैं। तो ये क्या है, मूलतः सुव्यवस्थित और शांतिप्रिय नहीं, ये तो कहता है संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं। यह दावा कि व्यक्तिगत मानव स्वभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मुख्य है, तो ये भी बात नहीं करता ये नव यथार्थवाद। ठीक है ना, क्या है, यह दावा कि व्यक्तिगत मानव स्वभाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये तो यथार्थवाद कहता है, यथार्थवाद कहता है, वाद कहता है कि भाई जैसा मानव का चरित्र होगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, वैसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति होगी। ठीक है ना, और मनुष्य के व्यवहार से हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। तो ये बात कौन करता है, ये तो मार्गेंथाउ वाला यथार्थवाद करता है। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा बी। यथार्थवाद की मूल विचारधारा क्या है,
यथार्थवाद को अधिक वैज्ञानिक रूप से पुनर्कथन करने का प्रयास करना, उसको दोबारा से समझाने का या उसमें सुधार करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये भी उत्तर सही है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लिखे हुए के अनुसार जाओगे ना तो शायद इतना बढ़िया आप समझ ना पाओ, क्योंकि ये इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। ठीक है ना, क्या होती है? एक भाषा होगी, सिर्फ एक भाषा होगी। ठीक है, एक भाषा, समझाने का तरीका एक होगा, समझाने का तरीका एक है, तरीका एक ही है। ठीक है ना, चाहे आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए समझ तो ठीक, लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आए, हर एक बच्चे को समझ में आए, हर एक देखने वाले को समझ में आए, बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान और क्या बोलते हैं, सरल तरीके से। ठीक है ना, तीन विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद और क्रांतिवाद के संयोजक के रूप में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है साथियों, है ना। तो एक ये क्वेश्चन आप देखिए, तो तीन विचारधाराएं हैं, यथार्थवाद है, तर्क बुद्धिवाद, जिसके अंदर हम तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, क्या तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतरराष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? तो ये हैं आपके मार्टिन वाइट जो है, इन्होंने किया है। व्याख्या, तीन विचारधाराएं, व्याख्या तो खैर ऐसी ही है इनकी, इन्होंने तीनों को संयोजन किया, इनको तो समावेश किया है, और फिर उसके बाद सामाजिक सिद्धांत का प्रवर्तन किया इन्होंने। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, मार्टिन वाइट ने की है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है ना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? तो क्या है, स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीति स्थिर होती है। इसमें शायद और भी ऑप्शन होंगे, ये इस तरह का नहीं है। मानव अस्तित्व में सब हित का आधारभूत तत्व है, ये भी सही है, ये भी सही है। बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है, ये गलत है। राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, बिल्कुल भाई, राष्ट्रीय हित क्या है? शक्ति है भाई। आपका हित क्या है? ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना। जब आप शक्ति प्राप्त कर लेते हो तो आपके राष्ट्रीय हित की पूर्ति अपने आप हो जाती है, तो इसीलिए राष्ट्रीय हित को वो शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। कौन? मॉर्गनथाउ। और मानव अस्तित्व में क्या है? सब हित, मतलब अपना 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 हित, अपना फायदा, अपना बेनिफिट क्या है? आधारभूत तत्व है। और मानव का जो स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति है ना, कि ये स्वार्थी लालच, ये बदलता नहीं है, तो इसी में क्या है, इसी के मूल में क्या है? राजनीतिक स्थिति होती है। तो ये तीनों कथन सही है, ए 3 4। हाँ दोस्तों, ये है ना 1 3 4, ये सही है, बी सही उत्तर इसका। केनेथ वॉल्टेज ने नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि, अब क्या है केनेथ वॉल्टेज का यथार्थवाद देखते हैं, संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, संरचनाओं की तुलना में कर्ता ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है। नहीं नहीं, ये यथार्थवाद का कथन हो जाता है, यथार्थवाद का कथन है। ठीक है ना, मार्गनथाउ क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है कि जो कर्ता होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और कर्ता का क्या होता है, कर्ता जो होता है, जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसा उसका व्यक्तिगत चरित्र होगा, जैसे जैसे जैसा जैसे उसी के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय राजनीति सेट होती है, ये कहते हैं मॉर्गनथाउ। ठीक है ना, इंडिविजुअल की बात कर देते हैं, लेकिन संरचनाओं की बात कौन करते हैं? ये करते हैं केनेथ वॉल्टेज, और इसीलिए इनके यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, मक यथार्थवाद। ठीक है ना, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि संरचनात्मक यथार्थवाद नव यथार्थवाद को ही कहा जाता है। ठीक है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। मानव प्रकृति राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व है, तो मानव प्रकृति की बात कौन करता है? ये तो मॉर्गनथाउ करते हैं। कौन करते हैं? मॉर्गनथाउ करते हैं। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, मॉर्गनथाउ कहता है कि व्यक्ति का चरित्र जैसा होगा, उसका व्यवहार जैसा होगा, उसकी प्रकृति जैसी होगी, वैसी राजनीति होगी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को
राष्ट्र अभिभूत कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सही क्या है, ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। पारदर्शिता की अवधारणा 19 के 7 दशक में उद्विकसित हुई थी, कहाँ हुई थी, ये तो हर किसी को पता है, ये तो शायद 12th क्लास का बच्चा भी बता देगा, ठीक है ना। तो लैटिन अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, लैटिन अमेरिका में हुई थी। लैटिन अमेरिका में जो आर्थिक विकास आयोग है ना, उनको इसका श्रेय जाता है। ये सारा काम उन्होंने किया था। उन्होंने देखा था कि भाई लैटिन अमेरिका में क्या था कि भाई सब कुछ सही था, सब कुछ वो था, लेकिन फिर भी क्या है, वो विकास नहीं कर रहा था। तब उन्होंने गहन अध्ययन किया और पाया क्या कि भाई ये केंद्र और परिधि का सिद्धांत निकाला उन्होंने। क्या, केंद्र में कौन थे, केंद्र में जो थे वो आपके विकसित देश थे। कौन थे दोस्तों, विकसित देश थे। केंद्र में, सेंटर में विकसित देश थे, विकसित। और परिधि पे कौन था, विकासशील देश थे, विकासशील या अविकसित या तृतीय विश्व के देश, तृतीय विश्व के देश, ठीक है ना। अल्प विकसित, ये विकासशील नहीं, विकासशील तो बीच में आ जाएंगे, इनको विकासशील नहीं आएगा, विकासशील नहीं आएगा, माफी चाहूंगा। ठीक है ना, अल्प विकसित देश थे, अल्प विकसित। तो ये क्या थे कि ये क्या करते थे, ये इनके संसाधनों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। संसाधन तो कच्चा माल हो गया ना, कच्चा माल, कच्चा माल, इसको क्या करते थे, कम कीमत पे लेते थे, कम कीमत पर खरीदते थे, और फिर तैयार माल को उच्च कीमत पे बेचते थे, उच्च कीमत पर बेचते थे। अब मान लो कि भाई ये अगर 10 रुपए की चीज दे रहे हैं, अगर इन्होंने 10 रुपए की चीज इसको बेची विकसित देश को, परिधि को, केंद्र को, और केंद्र ने फिर यही चीज इनको 100 रुपए की बेची, 100 रुपए की बेची, तो बताओ 90 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना 90 रुपए का नुकसान। कि आप बेच तो 10 रुपए में हो, खरीद वही चीज 100 रुपए में रहे हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा, इससे क्या होगा, विकास नहीं होगा, इससे विकास नहीं होगा और बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, आपके लिए अच्छा यह है कि आप कच्चा माल के साथ साथ तैयार माल भी बेचो, तैयार माल भी बेचो। अगर ये माल तैयार कर देते तो ये 50 रुपए में भी अगर बेचते केंद्र को, तो इनको 40 रुपए का प्रॉफिट होता, बेनिफिट होता, ठीक है ना। तो ये बहुत, आप इसको, मैंने इसका जिक्र अपने उसमें किया है, ठीक है। ये प्रायश्चित्तता वाला सिद्धांत मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग लेक्चर में देखो। ये किसने कहा कि हम स्थितियों में हम फिर राज्य को परम सारोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है ना। तो किसने कहा ये किसने कहा कि अहम स्थितियों में फिर भी राज्यों का परम सरोकार सत्ता के लिए नहीं परंतु सुरक्षा के लिए होता है। तो ठीक है, तो ये सुरक्षा और सत्ता के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होता है। तो ये केनेथ वोल्टेज का कथन, किसका है, केनेथ वोल्टेज का कथन है, ठीक है ना। अहम स्थिति में देखिए अभी क्या कहते हैं, ये कोटेशन भी आपको याद रखनी है कि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को एक संभावित शत्रु तथा अपनी सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में देखता है, ठीक है ना। तो परंतु सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है ना, सत्ता के लिए नहीं। परम सरोकार किसके लिए, सत्ता के लिए नहीं होता है, अपनी सुरक्षा के लिए होता है। खेल सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक के मुख्य कृति के गहन रूप से ऋणी है। किसका, इस कृति के लिए हम किसके ऋणी है, ये है मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मार्गेस्टेन के, ठीक है ना। व्याख्या, खेल सिद्धांत को महत्व को प्रतिपादित करने के लिए मार्टिन सुबिक, कार्ल ड्वाइच और ऑस्कर मार्गेस्टीन के नाम उल्लेखनीय है। तो इन नाम को याद रखना, खेल सिद्धांत के ये समर्थक हैं, कार्ल ड्वाइच उल्लेखनीय, ठीक है ना। इसके व्यापक प्रयोग का श्रेय जॉन न्यूमैन को जाता है, ठीक है ना, जॉन न्यूमैन। और ये इनकी पुस्तक थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक कौन है, जॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मार्गेस्टेन। प्रथम खेल सिद्धांत जो था वो कहाँ लाया गया था, वो गणित में लाया गया था, वान न्यूमैन के द्वारा, ठीक है ना। वान न्यूमैन ने इसको गणित के क्षेत्र में विकसित किया था। इसके बाद इसे अर्थशास्त्र में लाया गया और मार्टिन सुबिक
और ये जो है ये आपके इसके अंतर्राष्ट्रीय में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मार्टिन सुबिक का नाम याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो मार्टिन सुबिक है वो। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? मॉर्गन था भैया। यही कहते हैं शक्ति का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ जाए, ठीक है ना, कि वो उसके अपने अनुकूल उससे कार्य करवा सके, इसी को ये कहते हैं शक्ति, ठीक है ना। शक्ति का अर्थ क्या है कि ऐसा प्रभाव जिससे मैं सामने वाले के मस्तिष्क पे प्रभाव डाल सकूं और उसकी कार्यों को अपने अनुकूल करवा सकूं, यही है पावर। सकारात्मक शांति का क्या अभिप्राय है? युद्ध विराम, आत्मघाती दस्ते के गठन को रोकना, संबंधों का अंतरण, युद्ध की सामाजिक संरचना। तो युद्ध की सामाजिक संरचना तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों, नहीं होगा। युद्ध विराम का अर्थ क्या होता है? युद्ध विराम में क्या होता है, दो देश दो देश होंगे, दो देश ये आमने सामने का युद्ध करेंगे। क्या करेंगे? आमने सामने का युद्ध करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? आमने सामने से युद्ध करेंगे, पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि कुछ समय के बाद जब ये दोनों देश देखेंगे यार युद्ध से कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं है, ये युद्ध रोक देंगे, युद्ध रोक देंगे। लेकिन इनके बीच में जो ईर्ष्या है, देश है ना, शत्रुता है की भावना वो कायम रहेगी, ठीक है ना। मौका देख के ये फिर दोबारा जो कमजोर पक्ष होगा वो तगड़े पक्ष पे हमला कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, युद्ध विराम का अर्थ शांति नहीं है, ठीक है ना। शांति एक लॉन्ग वे में काम करती है, लॉन्ग टर्म में काम करती है। आत्मघाती दस्तों के गठन को रोकना, आपने आत्मघाती दस्तों के गठन को रोक दिया तो इसका मतलब शांति नहीं है, युद्ध नहीं, शांति नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि युद्ध के लिए हथियारों की आवश्यकता तो है, लेकिन बिना हथियार के भी युद्ध होते हैं, ठीक है ना। बिना हथियार के भी युद्ध हो सकते हैं। और दूसरी बात, चलो आज हथियार नहीं है, लेकिन भविष्य में हथियार खरीदे जा सकते हैं, है ना, भविष्य में हथियार खरीदे जा सकते हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि आत्मघाती दस्तों के गठन को रोक देने से युद्ध रुक जाएगा, शांति आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी कथन गलत प्रतीत होता है। युद्ध की सामाजिक संरचना, ये भी गलत है। संबंधों का अंतरण, मतलब संबंध को आप और बढ़िया से डेवलप कर रहे हैं और घनिष्ठ बना रहे हैं और अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार आप संबंध क्रिएट कर रहे हैं, तो ये उत्तर सही होगा, संबंधों का अंतरण। क्योंकि संबंधों का अंतरण करने से आप संबंध इतने आपके मजबूत हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने मधुर हो जाएंगे कि फिर क्या होगा कि युद्ध की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। कोई मनमुटाव होगा, कोई मतभेद होगा, तो आप समझौते के द्वारा एक मंच पर बैठ के उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही संबंधों के का अंतरण जो है वही सकारात्मक शांति का अभिप्राय है, ठीक है ना। सकारात्मक शांति का तात्पर्य यह है कि भाई युद्ध तो युद्ध ना हो, मन के अंदर जो शत्रुता है, ठीक है ना, जो हम अंदर लेके बैठे रहते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो इसको मार देंगे, वो भाव भी ना हो, ठीक है ना। युद्ध का भाव ही ना हो, भविष्य में उसकी कल्पना ही ना की जाए। हमें क्या करने हैं, सारे कार्य, सारे मतभेद वार्ता के माध्यम से, ठीक है ना, वार्ता के माध्यम से सुलझाने हैं। तो संबंधों का अंतरण ये सबसे उपयुक्त विकल्प है, तो सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना साथियों। निम्नलिखित कथनों से यथार्थ के बारे में सत्य यथार्थवाद के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। थ्यूसिडाइसिस को प्रथम बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये पहले यथार्थवादी विचारक थे, ठीक है ना, इन्होंने युद्धों का अध्ययन किया था। शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल मेन शक्ति के पीछे ही लोग भाग रहे हैं, क्योंकि शक्ति अगर मिल जाएगी तो राष्ट्रीय हित अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय हित राष्ट्रीय हित क्या है, साध्य है, और शक्ति क्या है, साधन है। तो ये ऐसा साधन है कि इस साधन के जरिए साध्य अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक बार ये चरम स्थिति पे पहुंच जाएगी ना पावर, तो इसे यूज करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही अपने आप काम करेगी ये ऑटो मोड पे।
राज्यों का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापन है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर एक राज्य क्या करता है, अपना अस्तित्व की स्थापना चाहता है, उसको बनाए रखना चाहता है। सभी राज्यों के पास पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये यथार्थ के बारे में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 1 2 3, 1 2 3, तो डी सही ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? ठीक है, तो कौन है जो इसको अंतरराष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? मैनिंग, CW मैनिंग मानते हैं, M कपूर भी मानते हैं, कार्लिन कपूर, और मार्टिन राइट नहीं मानते, हॉफसन मानते हैं। तो ABD, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही बनता होगा। हाँ, यही सही है, ये याद रख लेना। मार्गन थाउ भी है, उसको भी याद रखना, वो भी स्वायत्त विषय की बात करता है। निम्नलिखित में कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से समर्थक नहीं है? तो कैनेट वाल्टिज क्या है? ये तो वो है नव यथार्थवादी। क्या है? नव यथार्थवादी हैं, और यह संरचनात्मक। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नैश, थॉमस सी सेलिंग और रोजर्स फिशर, ये जो हैं आपके सौदेबाजी सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, अब कौन सा इसमें जो है ना यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंधित है? तो EH कार, तो ये क्या है? ये तो यथार्थवादी है, ये भी यथार्थवादी है, ये भी यथार्थवादी, ये शायद ये जो है ना, ये वाला ऑप्शन ये सही होगा। हाँ, यही है। तो जॉन हर्ट्ज जो है यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंधित है। इसका मैंने कहीं मिलता नहीं है इसका बुक में कहीं कि मतलब इन्होंने क्या विचार दिए, क्या लिखा। तो आप ये याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि मेरे पास इसको बताने के लिए भी होना तो चाहिए ना, कुछ तो पढ़ा हो मैंने इसके बारे में। जो मैंने नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, और गलत जानकारी देना मेरा काम नहीं है। तो ये रट लेना, जॉन हर्ट्ज जो है ये यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंधित है। ऐसी कोई बुक ही नहीं है एक्चुअली कि जिसके अंदर 100% मटेरियल आपको मिल जाए, ऐसी कोई बुक नहीं है। चाहे आप कोई सी बुक ले लो, ज़्यादातर बुक्स आपको 75 से लेके 70 से लेके 80, ज़्यादा 85 तक आपका सिलेबस कवर करती हैं, उसके बाद नहीं करती है, या कवर। और अगर कोई ऐसी बुक भी है जो 90% तक कवर भी कर देती है, तो उसके अंदर आपको ढूंढना पड़ता है। ठीक है ना, ढूंढना पड़ता है। कई बार होता है ये वाला टॉपिक कहीं किसी और के अंदर घुसा हुआ होता है, किसी और संकल्पना, विचारधारा, थ्योरी के अंदर घुसा होता है। तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहाँ पे 100% आपको सब कुछ मिल जाए, वो बड़ा मुश्किल है ना। और कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो इंग्लिश में है, तो हिंदी वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, हिंदी में जो है वो इंग्लिश वालों के लिए। तो 90% 100% कोई भी बुक्स नहीं है जहाँ पे आपको सारे थिंकर्स मिल जाएं, सारी विचार सब कुछ मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? तो सैनिक शक्ति है, मनोवैज्ञानिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति भी है, सामाजिक शक्ति नहीं है। सामाजिक शक्ति की बात होती ही नहीं है ये। ठीक है ना, शक्ति की जब अवधारणा का हम वर्णन करते हैं, शक्ति के तत्व होते हैं ना, जो शक्ति के तत्व, भौगोलिक तत्व मैंने बताए, आपको बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना, तकनीकी हो गया, सूचना हो गया, तो उसमें सामाजिक शक्ति की बात नहीं आती है साथियों। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर अगर देखा होगा, तो आप लोग अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या है। अब क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस विचार को सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? ठीक है ना, क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निम्नलिखित
किस विद्वान ने इस विचार पर सहमति नहीं दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना रह सकता है? तो ये है आपका अर्नोल्ड वाल्टर्स। हाँ, तो इस कोटेशन को आप याद कर लेना, ठीक है ना। इस कोटेशन को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निश्चितीकरण भी कहा जाता है? क्या पूर्ण निश्चितीकरण? गुणात्मक निश्चितीकरण, मात्रात्मक निश्चितीकरण, सामान्य निश्चितीकरण, व्यापक तो ये व्यापक निश्चितीकरण है। व्यापक निश्चितीकरण होता है कि बहुत बड़े व्यापक उसमें, चाहे फिर उसके अंदर क्या होगा कि आपका शस्त्रों का नियंत्रण भी आ जाएगा, परमाणु अस्त्रों का नियंत्रण आ जाएगा, सैन्य शक्ति की जो खर्चा किया जा रहा है उसकी कटौती की जाएगी, सैनिकों की कम भर्ती की जाएगी, बॉर्डर्स पे जो है कम सैनिकों की तैनाती होगी, मिसाइल्स वगैरह, पनडुब्बियां, इन सब पे इन सब पे रोक लगाई जाएगी, ठीक है ना। और उसके अलावा भी क्या है, आपस में वार्तालाप, बातचीत, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो ये क्या है, पूर्ण निश्चितीकरण व्यापक निश्चितीकरण से संबंधित है। अब क्या है इसमें, क्या करा है, जिसमें युद्ध के सारे मानवीय और जिसमें युद्ध के सारे मानवीय एवं भौतिक साधन समाप्त करने की बात होती है, यही होता है पूर्ण निश्चितीकरण। तो अब ये कौन कौन कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। मार्गन थाऊ है भैया, कौन है, मार्गन थाऊ है। यही तो बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है, राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विश्व संगठन में शामिल होना, ये क्या है भैया, ये तो आदर्शवाद से संबंधित है। आदर्शवादी कथन है, ये आदर्शवादी कथन है, ठीक है ना। विश्व व्यवस्था की बात यही करते हैं, आदर्शवादी करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कूटनीति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने का। सबसे, अगर यही क्वेश्चन है निम्नलिखित में राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने की सबसे प्रमुख तकनीक, राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने की सबसे प्रमुख तकनीक है, तो कूटनीति सही उत्तर होता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ, ये आया भी हुआ है, कूटनीति सबसे उत्तर होता। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया कि तकनीक नहीं है, तो ये विश्व संगठन में शामिल होना, ये अंतरराष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय शक्ति उपयोग की तकनीक नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक शासन कला भी है, ठीक है, और सैन्य शक्ति का उपयोग भी है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप अपनी शक्ति, इन तीनों से आप अपनी शक्ति बढ़ाते हो, इससे आप अपनी शक्ति बढ़ाते हो। लेकिन विश्व संगठन में शामिल होकर आप अपनी शक्ति नहीं बढ़ाते, उल्टा आपके ऊपर कुछ बंदिशें लग जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने की कोशिश की साथियों। तो अब हो गया है टाइम जाने का, आपसे विदाई लेने का। लेकिन विदाई लेने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करवाइए भी, ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाइए भी। 500 प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है ना। ये मेरी नहीं, आप लोगों की भी क्लास है, ये आप लोग ही चला रहे हो इसको, ठीक है। आप जब एक बार जब लाइव का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आप लोग मेरे से इंट्रोड्यूस होगे, तो आप बताओगे सर क्या पढ़ना है, सर क्या पढ़ाएंगे, सर क्या पढ़ाएंगे, ये आप डिसाइड करोगे, ये आप लोग डिसाइड करोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 तक हमें पहुंचना है। एक बार में नहीं पहुंचेंगे, 2 या 3 बार में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। तो 500 वाला जो टारगेट है, इसको आप लोगों को करवाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।